हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के व नोट्सों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहला टॉपिक लिया है उत्तक क्या है या उत्तक किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सरल उत्तकों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वीडियो कंप्लीट देखें और अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखते हैं उत्तक क्या है या विभिन्न प्रकार के सरल उत्तकों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें देखते हैं उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक कार्य को संपादन करती है, उत्तक कहलाता है। एक ही कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर एक कार्य को संपादन करती है, उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट लाइन है सामान्य तौर पर एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हों, उत्तक कहलाता है। इसमें देखते हैं सामान्य तौर पर एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हों, उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सरल उत्तक। इसमें देखते हैं समान उत्पत्ति आकार एवं कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। यह समांगी होते हैं। सरल उत्तक है समान उत्पत्ति आकार एवं कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। यह समांगी प्रकार के होते हैं। पहला है। अब नेक्स्ट देखते हैं सरल उत्तक पुनः तीन प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक पुनः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मर्दूतक, दूसरा है स्थूलकोणात्मक, तीसरा है दृष्टोत्तक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पहला देखते हैं मर्दूतक में देखते हैं पहला है मर्दूतक की कोशिकाएं सेलुलोज युक्त पतली भित्ति वाली समव्यासी व जीवित होती हैं। इसमें पहला टॉपिक है मर्दूतक में मर्दूतक की कोशिकाएं सेलुलोज युक्त पतली भित्ति वाली समव्यासी व जीवित होती हैं। दूसरा है यह कोशिकाएं मूल रूप से अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजाकार होती हैं। दूसरा टॉपिक है यह कोशिकाएं मूल रूप से अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजाकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट है पादप का अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होने से इन्हें व्रण उत्तक भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है पादप कोशिका का अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होने से इसे व्रण उत्तक भी कहते हैं। चौथा है जब मर्दूतक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तब इन्हें हरित उत्तक कहते हैं। चौथा टॉपिक है जब मर्दूतक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तब इन्हें हरित उत्तक भी कहते हैं तथा इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है। द्विबीजपत्री प्रण में हरित उत्तक प्राय स्पंजी मर्दूतक एवं खंभ मर्दूतक में विभेदित होता है, जबकि एक बीजपत्री में प्रण यह अविभेदित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5। इनमें सामान्यतः छोटे छोटे अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यह पादप के सभी मुलायम भागों में मिलते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यह पादप के सभी मुलायम भागों में मिलते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। प्रमुख कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। नेक्स्ट है मर्दूतक कोशिकाओं में जब अपेक्षाकृत बहुत बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है तो इसे वायु युक्त कहते हैं,
तो इसे वायुयुक्त कहते हैं। अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं बहुत बड़े जिनमें वायु भरी हुई होती है, तो इसे वायुयुक्त कहते हैं। यह जलीय पादपों जैसे आइकोर्निया, हाइड्रेला, केना आदि में पाए जाते हैं। यह जलीय पादप आइकोरिना, हाइड्रेला, कोना आदि में पाए जाते हैं। यह पादप अंग में वातन के नेक्स्ट है साथ साथ अंग को पल्लवमान भी बनाते हैं। साथ साथ में अंग को पल्लवमान भी बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है पॉइंट। मृदुतक सबसे आधारी प्रकार का उत्तक होता है। मृदुतक सबसे आधारी भाग का उत्तक होता है तथा समूह इसी से अन्य सभी प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति व परिवर्धन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदुतक सबसे आधारी प्रकार का उत्तक होता है तथा समूह के इसी से अन्य सभी प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति व परिवर्धन होता है। आप देख सकते हैं यह चित्र है, यह अंतराकोशिकीय अवकाश है। यह सभी अंतराकोशिकीय अवकाश हैं। इसमें यह कोशिका चक्कर है। अब हम देखते हैं मृदुतक पेरेनकाइमा के कार्य। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मृदुतक पेरेनकाइमा के कार्य। इसमें पहला कार्य है सक्रिय प्रोटोप्लास्ट के कारण यह सभी आवश्यक कायिकी कार्यों का स्थल होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खाद्य पदार्थों का संचय, स्त्रावण और उत्सर्जन आदि। पहला टॉपिक है सक्रिय प्रोटोप्लास्ट के कारण यह सभी आवश्यक कायिकी कार्यों का स्थल होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खाद्य पदार्थों का संचय, स्त्रावण और उत्सर्जन आदि। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कार्य है जाइलम और फ्लोएम को पेरेनकाइमी कोशिकाओं जल और भोजन के घोल के रूप में चालन करती है। नेक्स्ट तीसरा है अधिचर्म की पेरेनकाइमी कोशिकाएं अपनी क्यूटिकल के साथ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अधिचर्म की पेरेनकाइमी कोशिकाएं अपनी क्यूटिकल के साथ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीयक की मेरिस्टेटम पेरेनकाइमा उत्तक में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मरुद्भिद पौधों में पेरेनकाइमा जल संचय का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मरुद्भिद पौधों में पेरेनकाइमा जल संचय का कार्य करता है। इसके भीतर का म्यूजिसेलेस जल धारण शक्ति बढ़ा देता है। अब दूसरा देखते हैं स्थूल कोणात्मक। इसमें पहला पॉइंट है स्थूल कोणात्मक का कोशिका कुछ लंबी व तिरछी अंतः भित्ति वाली होती है। स्थूल कोणात्मक की कोशिकाएं कुछ लंबी व तिरछी अंतः भित्ति वाली होती हैं। अनुप्रस्थ में यह गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार आकार की दिखाई देती हैं। यह अनुप्रस्थ में गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार आकार की दिखाई देती हैं। दूसरा टॉपिक है इन कोशिकाओं के अंतरकोशिकीय अवकाश के सामने वाले कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी व मध्य भाग में अपेक्षाकृत पतली होती है। यह मोटी भित्ति पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होती है। हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है यह उत्तक प्राय शाकीय द्विबीजपत्री पौधों के स्तंभ में अधिचर्म के नीचे 3 या 4 परतों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राय यह उत्तक भूमिगत भागों, मूल व एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राय यह उत्तक भूमिगत
भागों, मूल व एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह उत्तक पादप के कोमल तरुण अंगों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह उत्तक पादपों के कोमल तरुण अंगों को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा हरित लवक उपस्थित होने पर यह खाद्य का निर्माण करते हैं तथा हरित लवक उपस्थित होने के कारण यह खाद्य का निर्माण भी करते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप अंतःभित्ति है, इसमें ल्यूनेन है, इसमें असमान मोटी कोशिका भित्ति है, यह निक्षेपण है। इस प्रकार का डायग्राम होगा, ये ए होगा, ये ब से द। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्थूल कोणात्मक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल कोणात्मक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोणीय स्थूलात्मक। इसमें देखते हैं, इनमें कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं और निक्षेपण केवल कोशिकाओं के कोणों तक ही सीमित होती है। उदाहरण है कुकुरबिटा। इनमें कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं और निक्षेपण केवल कोशिकाओं के कोणों तक ही सीमित होता है। उदाहरण है कुकुरबिटा। नेक्स्ट भी देखते हैं, नलिकाकार स्थूल कोणात्मक। इनमें स्पष्ट अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं और निक्षेपण भित्तियों के उन स्थानों तक सीमित रहता है जो इन अंतराकोशीय अवकाशों को घेरे हुए होते हैं। उदाहरण है टमाटर, धतूरा, तंबाकू आदि। उदाहरण होगा तंबाकू, धतूरा, टमाटर आदि। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, यह निक्षेपण है, यह ल्यूमेन है, यह भी निक्षेपण है। ए ब से। अब सी देखते हैं, स्तरित स्थूल कोणात्मक। इनमें कोशिका एक के बाद एक अनेक परतों में विन्यासित होती है और इनमें निक्षेपण मुख्य रूप से कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय भित्तियों पर ही होती है। उदाहरण है सूरजमुखी के तने में उपस्थित अधिचर्म। उदाहरण है सूरजमुखी के तने में उपस्थित अधिचर्म। नेक्स्ट टॉपिक है स्थूल कोणात्मक या कोलन कायमा के कार्य। स्थूल कोणात्मक के कार्य इसमें देखते हैं, पहला है वृद्धिशील अंगों में यह प्रभावी यांत्रिक उत्तक है जहां यह सामर्थ्य और प्रत्यास्थता प्रदान करता है। वृद्धिशील अंगों में यह प्रभावी यांत्रिक उत्तक है जहां यह सामर्थ्य और प्रत्यास्थता प्रदान करता है। कोलेन कायमा कोशिकाओं में सतह और मोटाई में बदलने की अत्यधिक क्षमता होती है। कोलेन कायमा कोशिकाओं में और मोटाई में बदलने की अत्यधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, पौधे के पुराने भागों में यह दृढ़ोतक में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसकी भित्तियों पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। क्योंकि इसकी भित्तियों पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित लवक की उपस्थिति के कारण कुछ प्रकाश संश्लेषण भी होता है। नेक्स्ट है, हरित लवकों की उपस्थिति के कारण कुछ प्रकाश संश्लेषण भी होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों के किनारे पर इसकी उपस्थिति इन्हें आधार यह देती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से है, पॉइंट है, पौधों के जिन हिस्सों पर तेज हवा का असर होता है वहाँ कोलेन कायमा वृद्धि कर जाता है। पौधे के जिन हिस्सों पर तेज हवा का असर होता है वहाँ कोलेन कायमा वृद्धि कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धिशील अंगों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धिशील अंगों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है जबकि उसमें दृढ़ोतक विभेदित नहीं हो जाता है।
जबकि उनमें दृढ़ोतक विभेदित नहीं हो जाता है। इससे अंगों को लंबाई की वृद्धि में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इससे अंगों को लंबाई में कोई वृद्धि क्या बाधा नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक है शाकीय तनों में कोलेन कायमा स्थायी रूप से विद्यमान रहता है क्योंकि इन तनों में द्वितीयक वृद्धि बहुत कम होती है। क्योंकि इन तनों में द्वितीयक वृद्धि बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं तीसरा है दृढ़ोतक। तीसरा टॉपिक है दृढ़ोतक। इसमें देखते हैं इनकी कोशिकाएं प्राय बहुत लंबी सक्रिय तथा नुकीले सिरों वाली होती हैं। पहला टॉपिक है इसमें दृढ़ोतक में इनकी कोशिकाएं प्राय बहुत लंबी सक्रिय तथा नुकीले सिरों वाली होती हैं तथा नुकीले सिरे वाली होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन का निक्षेपण होने से समान मोटाई वाली होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन का निक्षेपण होने से समान मोटाई वाली होती हैं। कोशिका भित्ति प्राय इतनी अधिक मोटी हो जाती हैं कि कोशिका गुहा लगभग बंद हो जाती है। कोशिका भित्ति प्राय इतनी लंबी मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा लगभग बंद हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है यह कोशिकाएं लंबी व धागे के समान होने के कारण तंतु या रेशे या दृढ़ोतक तंतु भी कहलाती हैं। यह कोशिकाएं लंबी व धागे के समान होने के कारण तंतु रेशे या दृढ़ोतक तंतु भी कहलाती हैं। आवर्तबीजी पादपों में इनकी औसत लंबाई से 3 मिमी तथा अनावर्त पादपों में 2 से 8 मिमी होती है। अनावर्तबीजी पादपों में 2 से 8 मिमी होती हैं और औसत लंबाई 3 मिमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनका प्रमुख कार्य पादपों को बलकृत शक्ति व दृढ़ता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से होता है कभी कभी दृढ़ोतक कोशिकाएं चौड़ाई की तुलना में अधिक लंबी न होकर लगभग समान व्यास की होती हैं। इनकी भित्ति इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा लगभग बंद हो जाती है। इन्हें दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं। सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ए है, यह दृढ़ोतक है, यह गुहिका है, यह एक दृढ़ोतक कोशिका है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम देखें दृढ़ोतक के प्रकार। इसमें देखेंगे यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है दृढ़ोतक तंतु, दूसरा है स्क्लेरेरीड। पहला हम देखते हैं दृढ़ोतक तंतु। कोशिका लंबी सक्रिय दोनों सिरों पर से नुकीले कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त अधिक लिग्निन के जमाव हो जाने से कोशिका गुहा नामात्र रह जाती है। कोशिका लंबी सक्रिय और दोनों सिरों पर नुकीली कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त अधिक लिग्निन के जमाव हो जाने से कोशिका गुहा नामात्र रह जाती है। कोशिका भित्ति में सरल तथा तिरछे गर्त अथवा परिवेशित गर्त उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति में सरल तथा तिरछे गर्त अथवा परिवेशित गर्त उपस्थित होते हैं। इसमें देखते हैं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तंतु निम्नलिखित है। पहला है पत्तियों के तंतु। पहला है केला, दूसरा है द्विग्वार, दूसरा है पोषवाहक तंतु है अलसी, जूट, पटसन व सन। अब हम बी देखेंगे स्क्लेरेरीड।
इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है। कोशिका समव्यासी तथा अनियमित आकार की होती है। लिग्निन का जमाव अधिक होता है। इन पर लिग्निन का जमाव अधिक होता है। लिग्निन के जमाव के अधिक हो जाने से कोशिका के अंदर की गुहा बहुस्करणी हो जाती है। इसकी उत्पत्ति मर्दूतक कोशिकाओं से होती है। इनमें साकित सरल गरत होते हैं। इनमें साकित सरल गरत होते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, दृढ़रोधक के कार्य। अब हम देखते हैं दृढ़रोधक के कार्य। पहला है ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। पहला है ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। दूसरा देखते हैं, यह ऊतक के कारण ही पौधा वायु, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि प्रभावों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस ऊतक के कारण ही पौधा वायु, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि प्रभावों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों के में अधिकता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मरुस्थलीय पौधों में अधिकता से पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।